बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की बेसिस क्या है? One of the main objective of accounting is ascertain the profit and losses of the business enterprises at the end of an accounting period. There are two bases of ascertaining profit and losses, namely cash basis और accrual basis. तो हम कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग है इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना होता है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेज का अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में। जो अकाउंटिंग पीरियड हमारा रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, उस ईयर एक साल में एक कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस अर्न किया, इस चीज़ को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है जी। किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेज के अकाउंटिंग पीरियड के एंड में प्रॉफिट का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। और अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करना। ठीक है जी। देर आर टू बेसिस ऑफ असर्टेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, टू बेसिस पढ़ेंगे। एंड टू टाइप से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो होता है कैश बेसिस, एक होता है अक्रूवल बेसिस। एक तो कैश बेसिस पे कर सकते हैं, एक अक्रूवल बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैश बेसिस। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अंडर दिस बेसिस इनकम आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव्ड इन कैश। कि हम इनकम को तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक हम इसको रिसीव ना कर लें कैश की फॉर्म में। सिमिलरली ऐसे ही एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे आर बी पेड इन कैश। और एक्सपेंसेस को भी हम तभी पे करेंगे जब अब हम उनको कैश में पे करेंगे। मतलब कैश बेसिस अकाउंटिंग जो मेथड है ये क्या कहता है कि जो भी आपकी इनकम है आप इसको अपने अकाउंटिंग के अंदर तभी रिकॉर्ड करें अगर आपने उनको कैश में रिसीव किया है। तो अगर कैश में रिसीव हुआ है तो आप उस इनकम को ऐड करें, अदरवाइज आप उनको ऐड ना करें। ऐसे ही एक्सपेंसेस के बारे में है, अगर आपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड आप तभी करें, आप तभी अपने अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करेंगे अगर आपने जो एक्सपेंसेस है आपने वो कैश में पे किए हैं तो। ठीक है जी। तो ये बात कौन कहता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। इन द अदर वर्ड्स credit transactions are not be recording at all and are ignored till cash is actually received and paid for them। उन्होंने बोला है कि जो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती है चाहे वो हमारे किससे रिगार्डिंग हो, इनकम के रिगार्डिंग हो। जैसे हमने कोई भी मतलब मान लो क्रेडिट में परचेज किया है और या क्रेडिट में सेल किया है, तो दोनों ही मतलब ये जो दोनों ही ट्रांजेक्शन्स है हम इनको इग्नोर करेंगे जब तक हम कैश में इनको पेड और रिसीव नहीं करते हैं। मतलब जैसे अगर हमने क्रेडिट में सेल की है तो जब तक वो कैश में रिसीव नहीं हो जाती तब तक इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। अगर हमने क्रेडिट में परचेज किया है जब तक हम इसको पे नहीं कर देते तब तक हम इसको रिकॉर्ड हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस those profit is merely the excess of the actual cash received in the respect of sale of goods and other income over actual payment is respect of the purchase of goods, expenses on wages, salary, rent, extra। उन्होंने बोला कि प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो भी एक्चुअल में आपको कैश रिसिप्ट हुआ है, चाहे वो गुड्स ऑफ सेल की वजह से हुआ है या कोई भी अदर इनकम आपने जो भी अदर इनकम आपको कैश में मिली है, वो जो उसके ऊपर जो एक्सेस है मतलब या एक्चुअल में जो आपने पेमेंट की है, कोई गुड्स को परचेज किया है, जो एक्सपेंसेस जो वेजेस सैलरी आपने पे की है, रेंट आपने पे किया है, तो आप कह सकते हो आपकी जो इनकम है, उन्होंने कहा है कि आपकी जो इनकम है जो आपको गुड्स को सेल करने से हुई है या अदर सोर्सेज की इनकम से आपको हुई है, माइनस कर देंगे वो एक्सपेंसेस जो आपने एक्चुअल में पे कर दिए हैं। और इसका जो बैलेंस आएगा वही आपका क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है जी। यही कह रहे हैं कि इनकम का एक्सेस होना एक्सपेंसेस पे जो एक्चुअल में हमने पे किया है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद इनकम एंड प्रॉफिट इज कैलकुलेटिंग विद द हेल्प ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट और पेमेंट के बेसिस पे ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं। दिस बेसिस इज यूजली यूजफुल फॉर द प्रोफेशनल पर्पज, प्रोफेशनल पीपल लाइक लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो ये बेसिक है इसको प्रोफेशनल लोग ही यूज़ करते हैं, जैसे लॉयर है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये पर्सन इस बेसिस को ज़्यादा यूज़ करते हैं।
तो आप कह सकते हो ओवरऑल इसमें क्या बताया है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक ऐसा मेथड होता है जहां पर हम रिकॉर्डिंग तब तक नहीं करते जब तक हमने जो इनकम है उसकी रिकॉर्डिंग तब तक नहीं करते जब तक वो हमें कैश में रिसीव नहीं हो जाती, और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड तब तक नहीं करते जब तक हम कैश में पे नहीं कर देते। तो इन्होंने बोला है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती है, चाहे वो इनकम के रिगार्डिंग है चाहे वो कैश के रिगार्डिंग है, चाहे हमने इनकम को रिसीव करना है, कैश को रिसीव करना है, या हमने कैश को पे करना है, अगर क्रेडिट में कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी है तो इसको इग्नोर करेंगे जब तक वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो जाती। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि प्रॉफिट का मतलब ही होता है कि एक्चुअल में जो कैश हमने हमें रिसीव हुआ है और एक्चुअल में जो कैश हमने पे किया है, इनका जो डिफरेंसेज होता है वही प्रॉफिट होता है। इसके बाद उन्होंने बोला है कि जो इनकम है और इनकम और प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट की हेल्प से। तो ये जो बेसिस है ये यूजफुली जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके द्वारा ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे लॉयर है, डॉक्टर है, वो इस मेथड को ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब हम इसके पढ़ेंगे कुछ इसके एडवांटेज क्या है और कुछ इसकी डिसएडवांटेज है। तो पहले हम इसकी एडवांटेज पढ़ेंगे। इनकी 3 एडवांटेज हमें दी हुई है। सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि जो ये मेथड है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही रियलिस्टिक है, और वो लोग जो प्रॉफिट को लेकर बड़ा ही क्या रहते हैं, कंजर्वेटिव रहते हैं, मतलब रूढ़िवादी होते हैं। वो प्रॉफिट को तो रिकॉर्ड करते हैं, जो अनसर्टेन प्रॉफिट्स होते हैं, जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस होते हैं उनको तो वो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन प्रॉफिट को भी इग्नोर करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव पीपल बोलते हैं। तो कंजर्वेटिव पीपल्स को ये मेथड क्या करता है, ज़्यादा सेटिस्फाई करता है। तो आप कह सकते हो पहली एडवांटेज तो ये है कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही रियलिस्टिक है, और बहुत लोगों को ही जो कंजर्वेटिव पीपल्स होते हैं उनको क्या करता है, ये सेटिस्फाई करता है। सेकंड उन्होंने बोला है इट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एस्टिमेटिंग एंड पर्सनल जजमेंट। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी एस्टिमेशन की जरूरत नहीं है, पर्सनल जजमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन, सारी की सारी इनकम एंड एक्सपेंसेस की जो ट्रांजेक्शन करता है, जो रिकॉर्डिंग करता है, वो कैश बेसिस पे मिलता है। कैश आ गया तो रिकॉर्ड करेंगे, कैश आया नहीं आया तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कैश में पे किया तो रिकॉर्ड करेंगे, कैश में पे नहीं किया तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जजमेंट एस्टिमेशन को लेने की जरूरत नहीं पड़ती। थर्ड उन्होंने बोला है ये उन एंटरप्राइजेस के लिए, उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या होता है, ज़्यादा यूजफुल होता है, जहाँ पर बहुत मोस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स किस में होती है, कैश में होती है। एक ऐसी एंटरप्राइजेज जहाँ पर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है उनमें से लगभग क्या है, सारी की सारी किस में होती है, कैश में होती है, तो वहाँ पर ये मेथड ज़्यादा यूजफुल है। तो 3 एडवांटेज हमने इनकी पढ़ी। फर्स्ट एडवांटेज हमने क्या पढ़ी कि ये जो मेथड है बहुत ही सिंपल है। सेकंड हमने पढ़ी कि पर्सनल जजमेंट और एस्टिमेशन का कोई यूज़ इसमें नहीं किया जाता, क्योंकि कैश बेसिस पे सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, रिकॉर्डिंग होती है। थर्ड हमने पढ़ी कि जहाँ पर जो एंटरप्राइजेज में ज़्यादा कैश ट्रांजेक्शन होती है वहाँ पर ये ज़्यादा सुटेबल रहते हैं। अब इन एडवांटेज के साथ इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो डिसएडवांटेज भी हमें दी है। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है हमारी कि इट डज नॉट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ये जो ये मेथड है वो एक ट्रू पिक्चर शो नहीं करता प्रॉफिट एंड लॉस का या किसी भी एंटरप्राइजेस के फाइनेंशियल पोजीशंस का, क्योंकि सिर्फ ये क्या लेता है, कैश बेसिस लेता है। उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, और हमारी कुछ इनकम्स होती है जो अभी एडवांस में रिसीव हो जाती है या ड्यू है, मतलब ऐसी कुछ ऐसी चीज़ों को ये क्या करता है, ये क्या करता है, अक्रूल हमारी जो इनकम होती है उनको भी क्या है, और इनकम रिसीव इन एडवांस, उन सब चीज़ों को ये क्या करता है, इग्नोर करता है। तो कुछ ये सिर्फ कैश को लेता है, जो क्रेडिट है, और जो अक्रूल है, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, जो एडवांस में हमें रिसीव हुई है इनकम, उन सब को ये क्या करता है, इग्नोर करता है। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज तो क्या है कि ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें शो नहीं करता। सेकंड उन्होंने बोला है कि जो ये मेथड है मैचिंग प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग को इग्नोर करता है, फॉलो नहीं करता। मैचिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग क्या कहते हैं कि जिस साल की इनकम है उसी साल के एक्सपेंसेस भी आप साथ लेके चलो, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि आप इसमें ऐसे नहीं करते, अगर आपने कैश में पे किए हैं एक्सपेंसेस तो ही लोगे, चाहे वो उस साल से रिलेटेड है या नहीं है। या इनकम भी ऐसे ही है, उसी साल की है तो कैश में हुई है तो लोगे, अगर कैश में रिसीव नहीं हुई तो आप उसको नहीं लोगे, चाहे वो इस साल से रिलेटेड है या नहीं है। तो आप कह सकते हो कि ये जो मैचिंग प्रिंसिपल है, मैचिंग प्रिंसिपल जो हमें ये कहता है कि जिस साल के एक्सपेंसेस आप, जिस साल की इनकम आप ले रहे हो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी आपने लेने हैं, लेकिन ये मेथड इस चीज़ को क्या करता है, इग्नोर करता है। थर्ड उन्होंने बोला है कि इसमें क्या होती है, ग्रेट पॉसिबिलिटी होती है मैनिपुलेटिंग प्रॉफिट
इन कैश बेसिस, क्योंकि हम जो प्रॉफिट है उसमें बहुत सारी मैनिपुलेशन इसमें हो सकती है, चेंज हो सकता है, क्योंकि जो प्रॉफिट है हम किस पे बेसिस पे ले रहे हैं, कैश बेसिस पे ले रहे हैं। कि प्रॉफिट कई बार क्या होता है, हम एडवांस मतलब उन्होंने बोला है कि कई बार जो पेमेंट होती है डिले हो जाती है या जल्दी हो जाती है, इनकम भी पोस्टपोन हो जाती है या कलेक्ट करने में देरी हो जाती है, इस वजह से जो प्रॉफिट है उसमें मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है। फोर्थ इन्होंने बोला है कि ये रेवेन्यू और जो कैपिटल है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिफरेंस ये नहीं करता, और इसमें किसी भी प्रकार की कंसिस्टेंसी प्रॉफिट में देखने को ईयर टू ईयर हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है जी। तो मतलब ये क्या है, हमने प्रिंसिपल पढ़ा था कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कि अकाउंटिंग के जो प्रॉफिट्स होते हैं, मतलब अकाउंटिंग के अंदर जो मेथड्स वो यूज़ करते हैं डेप्रिशिएशन के लिए, प्रोविजंस के लिए, है ना, और बैड डेट्स के प्रोविजंस के लिए या वैल्यूएशंस के लिए, स्टॉक की वैल्यूएशन जो करते हैं, जो भी मेथड्स होते हैं ईयर टू ईयर हमें सेम लेने चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वो कहते हैं कि यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी है ईयर टू ईयर प्रॉफिट में वो हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि कई बार क्या होता है, हो सकता है एक साल हमें कैश में रिसिप्ट ज़्यादा होगी हो, नेक्स्ट ईयर कैश में रिसिप्ट इन्फ्लेशन है या कुछ अदर रीज़न है, इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है कंट्री की, तो हो सकता है उस टाइम हमारे क्या हो, फिर प्रॉफिट कम आए। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 में इसको इसको क्या नहीं किया गया है, रिकॉग्नाइज नहीं किया है। कंपनी एक्ट 2013 ने इस मेथड को कोई भी मान्यता नहीं दी है। ये इसकी डिसएडवांटेज थी। डिसएडवांटेज में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट तो हमने पढ़ा कि ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में नहीं देता, क्योंकि बहुत सारे एडवांस एक्सपेंसेस या जो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है या इनकम है, इसको ये इग्नोर करता है। मैचिंग प्रिंसिपल को ये इग्नोर करता है, और प्रॉफिट में मैनिपुलेशन बहुत देखने को मिलता है इस मेथड के द्वारा। और जो रेवेन्यू है और जो कैपिटल्स है उसमें इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता, कंसिस्टेंसी ये बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट ईयर में प्रॉफिट के लेके नहीं चलता, और कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। थैंक यू सो मच।